Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज मोस्टली हम कोशिश करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा क्या था। ठीक है, दैट मीन्स हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने किया क्या था उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपना आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में बजट सेट और बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, बजट लाइन को प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि बजट लाइन हमें वेरियस कॉम्बिनेशंस बताता है दो कमोडिटीज के, साथ ही में उन दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस भी बताता है, इसीलिए बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता चला कि जो बजट सेट होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्यों कहते हैं? बजट कंस्ट्रेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि बजट लाइन एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगा देता है कि द कंज्यूमर कैन ओनली बाय ऑन दैट लाइन और बिलो दैट लाइन। वो उस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता है, वो अपने सारे कॉम्बिनेशंस वही अटेन कर सकता है जो उस लाइन के अंदर पड़े या उस लाइन के ऊपर। ठीक है, उस लाइन से बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो कंज्यूमर अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए बजट सेट को हम बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं क्योंकि ये हमें हमारा लिमिटेशन भी बताता है। ठीक है, साथ ही में हमने अपने बजट लाइन की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके ऊपर के कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारा एक मेन टॉपिक जो हमने पढ़ा था विच वाज बजट लाइन के अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स। हमने पढ़ा था अटेनेबल को फीजेबल भी कहते हैं और नॉन अटेनेबल को नॉन फीजेबल भी कहते हैं। अटेनेबल और नॉन अटेनेबल क्या था? अटेनेबल का मतलब होता है वो सारे कॉम्बिनेशंस या वो सारे ग्रुप्स जो आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी गिवन इनकम में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की बेसिक असम्पशंस क्या थी? पहली, हमारा इनकम लेवल ऑलरेडी फिक्स्ड है। दूसरा, कमोडिटीज के प्राइसेस गिवन है। ठीक है ना, अटेनेबल का मतलब होता है हमारी जो बजट लाइन है उसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे या उसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस फॉल करेंगे दैट वी कैन अटेन, उन्हें हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी उन सबको हम पा सकते हैं। वेयर एज जितने भी कॉम्बिनेशंस उस बजट लाइन से बाहर जाएंगे, बजट लाइन से ऊपर जाएंगे, वो सारे के सारे नॉन अटेनेबल या नॉन फीजेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। नॉन अटेनेबल या नॉन फीजेबल का मतलब है उन्हें हम अटेन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा खर्चा ज्यादा करवाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 100 रुपीज है। ठीक है, अब मैं आपको कह दूं कि आपने खर्चा 150 रुपीज का कर रहा है, तो क्या आप कर सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि जब इनकम ही 100 है तो 150 का हम सेल या कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 इनकम के कारण हम उसके ऊपर परचेज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बजट लाइन के ऊपर ये ग्रीन वाले एरिया में जितने भी पॉइंट्स फॉलो करेंगे या जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे दैट ऑल विल बी द नॉन अटेनेबल, यानी हम उन्हें पार नहीं सकेंगे क्योंकि हमारा इनकम लेवल फिक्स्ड होगा, हमारा इनकम लेवल उतना ही है, इसीलिए हम उससे ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है ना, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 हम आगे कंटिन्यू और खत्म करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास शुरू होगी टॉपिक स्लोप ऑफ बजट लाइंस। ठीक है, हमने पढ़ लिया बजट लाइन क्या होता है, प्राइस लाइन क्या होता है, हमने साथ में उनके अटेनेबल नॉन अटेनेबल पॉइंट्स भी देखे। अब जरा स्लोप देखते हैं कि बजट लाइन की स्लोप कैसे होती है। स्लोप ऑफ अ बजट लाइन और प्राइस लाइन रिप्रेजेंट्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। प्लीज अगर पेपर में बजट लाइन की जगह प्राइस लाइन लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, बजट लाइन एंड प्राइस लाइन आर बोथ द सेम। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन होती है चेंज ऑफ y अपॉन चेंज इन x, यानी y में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज आया। ठीक है ना,
जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक तरफ गुड एक्स लिया है, एक तरफ गुड एक्स लिया है, एक तरफ गुड वाई लिया है, ठीक है ना। मैंने दो कमोडिटीज ली हैं, एक तरफ वाई कमोडिटी ली है, एक तरफ एक्स कमोडिटी ली, ठीक है। प्रीवियस जो हमारा सेट बना था उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना डायग्राम बना दिया। प्रीवियस जो हमने बनाया था बजट सेट, उसके अकॉर्डिंग हम वाई के मैक्सिमम आइटम 60 ले पा रहे थे, ठीक है, और एक्स के मैक्सिमम आइटम्स हम 30 ले पा रहे थे, ठीक है। तो जब हमने दोनों की मैक्सिमम परचेजिंग को ज्वाइन की, ये हमारी क्या आ गई, दिस इज आवर बजट लाइन। बजट लाइन होती है कितना कमोडिटी पे आप मैक्सिमम एक्सपेंड कर सकते हो, मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वाई पे हम मैक्सिमम 60 ही कर सकते हैं और गुड एक्स पे मैक्सिमम 30, इसलिए उन दोनों को ज्वाइन करके हमारी क्या बनेगी, बजट लाइन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े और कॉम्बिनेशंस देख लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग कि जिनमें मैं परचेज कर सकूं, ठीक है। तो मैंने पहले ये ए कॉम्बिनेशन बनाया, 30 यूनिट्स गुड वाई के लिए और 15 यूनिट्स गुड एक्स के लिए, ठीक है। यानी वाई के कितने लिए मैंने 30 और एक्स के लिए मैंने 15, ठीक है ना। ये बन गया मेरा ए कॉम्बिनेशन। फिर मैंने सोचा यार एक और कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया, मैंने कहा एक्स से मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है, वाई से ठीक है, एक्स कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है, तो मैंने क्या किया, वाई कमोडिटी को कम कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया एक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। मेरी वाई कमोडिटी 30 से हो गई 20, ठीक है, और एक्स क्योंकि इंक्रीज कर गया तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से हो गई 20, ठीक है। यहाँ देख सकते हो y became 20 एंड x became also 20, ठीक है। अब यहाँ चेंज इन y और चेंज इन x कैसे निकला, y में कितना चेंज आया, 30 से 20 हो गया, y में कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया, ठीक है ना। x का कितना चेंज आया, x का चेंज आया 5, यानी हमारी स्लोप क्या बनी, हमारी स्लोप बनी चेंज इन y दैट इज 10 अपॉन चेंज इन x विच इज 5, हमारी रेशियो आएगी 2/1, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि y कमोडिटी के जब हम 2 यूनिट्स देंगे तो x कमोडिटी का हमें 1 यूनिट मिलेगा, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो जब हमने बजट सेट बनाया था हमने इनके कुछ प्राइजेस बनाए थे, ठीक है। याद होगा आपको, जो हमारी गुड y थी, हमारी गुड y का प्राइस वॉज ₹1, ठीक है, और हमारा गुड एक्स का प्राइस वॉज ₹2। अब इस पैसों को देख के तो क्लियर हो पा रहा है कि जब हम वाई कमोडिटी के 2 आइटम्स देंगे तभी एक्स की 1 ले पाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि वाई की 2 दोगे दैट मीन्स ₹2 सेक्रीफाइस करोगे तभी तो ₹2 एक्स की 1 कमोडिटी आएगी, ठीक है। समझ लगे, स्लोप ऑफ बजट लाइन रेशियो भी बताती है, ठीक है। देखते हमने क्या ऑब्जर्व किया, the figure show that change in y is 10 and change in x is equal to 5, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया कि change in x y हमारा 10 है और change in x है हमारा 5, so that the slope of price line is change in y upon x is equal to 10/5 which is 2, यानी x और y प्राइस लाइन, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन का आंसर आया हमारा 2, यानी x कमोडिटी 2 बरी देने, y कमोडिटी 2 बरी देने से x कमोडिटी 1 हम परचेज कर पाएंगे, ठीक है। इट शोज दैट टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड x द कंज्यूमर मस्ट सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड y, ठीक है। ये मैंने भी आपको बताया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि गुड एक्स की 1 कमोडिटी और बाय करने के लिए आपको गुड वाई की 2 कमोडिटीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। Thus the prices of good X is expressed in terms of sacrifice of good Y for obtaining every additional unit of good X। कहता हम ये तो कह रहे हैं कि Y की 2 कमोडिटीज देंगे तो X की 1 कमोडिटी आएंगे, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ X डिपेंड करता है कितना हम y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि x का प्राइस उतना है जितना हम y को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट py upon px is equal to change in y upon change in x, showing how much of good y is to be sacrificed for obtaining 1 more unit of x।
ये शो कर रहा है कि गुड वाई को हम कितना सैक्रिफाइस करेंगे ताकि हम एक गुड एक्स ले सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द स्लोप एंड ऑफ प्राइस लाइन इज कांस्टेंट। ये याद रखना, द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि इनकम लेवल कांस्टेंट है। सिंपली बिकॉज प्राइस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कांस्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनकम लेवल फिक्स्ड है, प्राइसेस पे हमें ऑलरेडी है। दूसरा, प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना। फर्दर, प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन because prices of good X and prices of good Y are taken as given in the market। कहते हैं आगे प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इसीलिए है क्योंकि प्राइस ऑफ गुड Y एंड प्राइस ऑफ गुड X ऑलरेडी मार्केट में दिया हुआ है, ठीक है। इस कारण क्या हुआ, इस कारण हमारी जो प्राइस लाइन है वो स्ट्रेट है और वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। हमारा इसके बाद टॉपिक यहाँ तक आई होप मैं क्लियर हूँ कि हमारी प्राइस लाइन स्ट्रेट क्यों है। प्राइस लाइन हमारी स्ट्रेट इसीलिए है क्योंकि हमें प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों दिया हुआ है, दोनों मार्केट ने दिया है, ठीक है ना। बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा, हमने ये तो पढ़ा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। द बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज given consumer income and prices of the good X and good Y, the consumer can buy more of good X only when he buys less of good Y। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए है क्योंकि दो कमोडिटीज के यहाँ बात हो रही है। अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी को इंक्रीज करना चाहता है तो बाय डिफॉल्ट उसको दूसरी कमोडिटी कम करनी ही पड़ेगी ताकि वो दूसरी कमोडिटी को बढ़ा सके, ठीक है। दैट मीन्स एक्स और वाई दो कमोडिटीज हैं आपके पास। अगर आप एक्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको वाई को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों, ऐसा बिकॉज ऑफ अजम्पशंस। अजम्पशंस ने क्या कहा था, प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेगा, इनकम लेवल कांस्टेंट रहेगा, कंज्यूमर दो प्रोडक्ट्स में ही खर्चा करेगा। इस कारण जब आपका सब कांस्टेंट है, प्राइसेस भी कांस्टेंट है और आपका इनकम भी कांस्टेंट है, इस कारण जब आप एक कमोडिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको दूसरी कमोडिटी सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी ताकि आपका कॉम्बिनेशन बजट लाइन के अंदर बने, ठीक है। आई होप क्लियर है ये कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है। अब क्या है, अब जैसे आपको याद हो आपने पीपीसी पढ़ा था कि पीपीसी शिफ्ट होती है, रोटेट होती है, ठीक है ना। वैसे ही बजट सेट या बजट लाइन, बजट सेट बजट लाइन भी चेंज होते हैं, ये शिफ्ट भी होती हैं और ये रोटेट भी होती हैं, ठीक है। शिफ्ट और रोटेट दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट चलाते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन, यानी बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आता है, बजट लाइन एक जगह से दूसरी तरह शिफ्ट कैसे होती है, किन कारणों के कारण होती है, ठीक है। Budget line shifts forward without changing its slopes when income of consumer increases। ये तो हमने पढ़ ही लिया। बजट लाइन कब आगे की तरफ शिफ्ट होगी, बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट सिर्फ तभी हो सकती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाए, है ना। जब इनकम इंक्रीज कर जाएगी सिर्फ तभी तो आप ज्यादा खर्चा कर पाओगे, तभी तो आपकी बजट लाइन या प्राइस लाइन आगे शिफ्ट करेगी, ठीक है ना। जब आपकी इनकम इंक्रीज कर जाए उसी टाइम पे हमारी बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट करती है, ठीक है। ये शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, रोटेट का नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इट इज शिफ्ट। जब इनकम इंक्रीज करेगी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी और जब इनकम आपकी डिक्रीज करेगी तो आपकी जो बजट लाइन है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, दैट मीन्स वो पीछे चली जाएगी, ठीक है। हमने समझ तो लिया कि ठीक है बजट लाइन आगे शिफ्ट हो रही है जब इंक्रीज हो रही है और पीछे शिफ्ट हो रही है जब डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने 3 स्केड्यूल बनाए हैं गुड्स का। पहला है कि एग्जिस्टिंग बजट, एंड एग्जिस्टिंग मीन्स नॉर्मली जो आपको एग्जिस्टिंग बजट दिया हुआ है कंज्यूमर को उसके अकॉर्डिंग उसके क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग बजट में कंज्यूमर की इनकम है 60 रुपीज, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग में उसकी इनकम कितनी है 60 रुपीज और प्राइजेस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 दोनों दिए हुए हैं और सब में आप देख सकते हो सब में सेम है, सब में कांस्टेंट है, ठीक है ना।
पहली में एग्जिस्टिंग में उसकी इनकम है 60, तो उसने उस अकॉर्डिंग अपने कॉम्बिनेशंस बना लिए कि अगर गुड 2 ₹1 का है, दैट मीन्स मैं अपने गिवन प्राइस लेवल में 60 यूनिट्स गुड 2 के परचेज कर सकता हूँ, लेकिन तब मुझे गुड 1 का कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा क्योंकि पैसे तब खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने ये अपने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए कि जब मेरी इनकम लेवल 60 रुपीज होगी तो मैं कैसे किन किन कॉम्बिनेशंस में दोनों प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता हूँ। ठीक है ना। दूसरा शेड्यूल बताता है न्यू बजट सेट व्हेन इनकम इज ₹120, यानी न्यू इनकम, यानी ये जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज कर गई है। जब आपकी इनकम इंक्रीज यानी बढ़ गई है तो आप देख सकते हैं आपकी इनकम 60 से क्या हो गई 120, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ठीक है ना। 60 से इनकम हमारी चलेगी 120, लेकिन प्राइस ऑफ कमोडिटीज अब भी सेम है। ठीक है। यहाँ भी प्राइस ₹2 था 1 कमोडिटी का और यहाँ भी 2 है। ठीक है। यहाँ भी सेकेंड कमोडिटी का प्राइस ₹1 था और यहाँ भी ₹1 है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इनकम लेवल बढ़ने से यूनिट्स भी आप ज्यादा बाय कर पा रहे हो एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है। इनकम इंक्रीज होने से क्या हुआ, अब यहाँ पे हम 60 यूनिट्स ले पा रहे थे तो यहाँ पे हम 120 ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज कर गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज आवर न्यू बजट व्हेन आवर इनकम इज ₹30, यानी जब हमारी इनकम ₹30 हो जाए। अब 60 से 30 हो गई, दैट मीन्स हमारी इनकम क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है। 60 से हमारी इनकम चलेगी 30 पे। ठीक है ना। जहां पहले गुड 2 के 60 यूनिट्स आ रहे थे वहां अब सिर्फ 30 यूनिट्स आएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी इनकम लेवल कम हो गई है, डिक्रीज कर गई है। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। ये कॉम्बिनेशन बताता है एग्जिस्टिंग, जब प्राइस लेवल आपका है 60 रुपीज, यहाँ पे प्राइस लेवल है 120 रुपीज, यहाँ पे प्राइस लेवल है 30 रुपीज। ठीक है। ये एग्जिस्टिंग है, ये जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाए और ये जब डिक्रीज हो जाए। इसी को मैंने डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिया है। ये देखिए, Consequently, upon increase and decrease, the consumer's income is budget line shift to the right and left as shown. ठीक है। पहला था हमारा एग्जिस्टिंग बजट 60 रुपीज का। 60 रुपीज में कॉम्बिनेशन क्या बन रहे थे, गुड 2 मैक्सिमम आ रहा था 60। ठीक है। और गुड 1 मैक्सिमम आ रहा था 30। ठीक है ना। तो मैंने गुड 2 का 60 और गुड 1 का 30 दोनों को मैच कर दिया। तो ये मैच करने से जो ब्लू लाइन बनी ये है मेरा एग्जिस्टिंग बजट, यानी 60 रुपीज में मैं कैसे खर्च कर सकती हूँ। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर मेरा प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया, 60 से हो गया 120। इसमें क्या हुआ, गुड 2 में अपना 120 परचेज कर पा रही थी और गुड 1 अपना 60। तो आप देखिए मेरे एग्जिस्टिंग से मेरी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो गई है। ये आगे क्यों शिफ्ट हुई, ये आगे इसीलिए शिफ्ट हुई है क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से अब हम दोनों कमोडिटीज के ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं। ठीक है ना। इस कारण हमारी जो इनकम लाइन है वो आगे शिफ्ट कर गई है। ठीक है। वेयर एज थर्ड इक्वेशन में क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन में इनकम डिक्रीज कर गई, 30 हो गई, जिसके कारण हम गुड 2 के 30 यूनिट्स ले पा रहे थे और गुड 1 के सिर्फ 15, यानी एग्जिस्टिंग से हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, डाउनवर्ड चली गई। क्यों, क्योंकि इनकम लेवल कम हो गया है। इनकम लेवल कम होने का मतलब अब हम उन दोनों यूनिट्स के कम ही यूनिट्स ले पाएंगे, यानी उन दोनों कमोडिटीज के कम यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने यूनिट्स कम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। इस कारण जब आपकी इनकम लेवल डिक्रीज हुई है, जब आपके पास पैसे ही थोड़े रह गए, तो आप पुरानी आइटम्स कैसे खरीद सकते हो सारी, तो आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी भी कम करनी पड़ेगी। जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण हमारी ये लाइन बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है व्हाट इज शिफ्ट इन बजट लाइन। नेक्स्ट इज आर रोटेशन इन बजट लाइन की रोटेशन क्या होती है। ठीक है। बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट व्हेन px और py फॉल्स। बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करती है जब px या py फॉल करता है।
PX या PY का मतलब है, PX मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी X एंड PY मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है गुड एक्स। ठीक है, दो डायग्राम्स हैं, हम इस वाली डायग्राम को पहले देख रहे हैं। गुड एक्स की ध्यान से देखिए डायग्राम, मैंने एक तरफ गुड वाई लिया है, एक तरफ गुड एक्स लिया है। ठीक है, पहले नॉर्मली मैं अपनी बात करती हूँ, पहले नॉर्मली मैं गुड वाई के ए यूनिट्स तक प्रोडक्ट्स खरीद रही थी और गुड एक्स के बी यूनिट्स तक, यानी मेरी पहले इनकम लेवल ऐसी थी। ठीक है, इनकम लेवल भी ऐसी थी और जो मुझे प्राइजेस दिए हुए थे कमोडिटीज के, उस अकॉर्डिंग मैं सिर्फ ए बी बाय कर पा रही थी। ठीक है, यानी ए बी वॉज माई प्राइस लाइन। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो हमारा एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस डिक्रीज कर गया, फॉल हो गया। फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब डिक्रीज कर जाना। क्या हुआ, मेरे एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, यानी अब पहले मैं एक एक्स का यूनिट ले पा रही थी 20 रुपीज में। ठीक है, पहले एक यूनिट ले पा रही थी मैं 20 रुपीज में। अब मेरा उसका प्राइस फॉल हो गया है, अब एक्स कमोडिटी का प्राइस 20 की जगह 10 रुपीज हो गया है, तो मैं कितने यूनिट्स ले पाऊंगी, मैं 2 यूनिट्स ले पाऊंगी। ठीक है ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स जब आपका प्राइस फॉल करेगा उस कमोडिटी का, तो आपकी क्वांटिटी उस कमोडिटी की बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है, ठीक है, जो हम बाय करना चाहते हैं वो सस्ती मिल रही है, तो हम एक की बजाय 2 ले लेंगे, हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बाजार कुछ बाय करने गए हो, उसका प्राइस पहले वॉज 500 रुपीज, आप पहले 500 का एक ही वो प्रोडक्ट बाय करते थे, लेकिन अब उस चीज का प्राइस 500 से कम होके हो गया है 250 प्राइस लेवल कम होने से क्या हुआ, अब आप 500 में 2 आइटम्स ले सकते हो। ठीक है ना, कि प्राइस लाइन गिर गया लेकिन आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। इसी कारण क्या हुआ, इस कारण जब प्राइस एक्स का गिरा तो लोगों ने एक्स के ज्यादा यूनिट्स बाय करने शुरू कर दिए। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, जिसके कारण हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई ए बी से ए बी आर पे, यानी इस वाली लाइन पे। ठीक है, ए बी आर पे क्यों शिफ्ट हो गई, ए बी आर में इसीलिए शिफ्ट हो गई क्योंकि प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है ना, सेम गोज टू गुड वाई। गुड वाई पहले मैं ए और बी बस ये कॉम्बिनेशन ले पा रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वाई कमोडिटी का प्राइस गिर गया। वाई कमोडिटी का जब प्राइस गिरा तो अब मैं वाई कमोडिटी के ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रही हूँ। ठीक है ना, तो मेरी वो फॉल ए बी जो मैं पहले स्पेंड करती थी उसकी जगह मेरी प्राइस लाइन या इनकम लाइन हो गई ए आर बी, यानी ये वाला पॉइंट। ये क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस कम होने से बाय की क्वांटिटी बढ़ गई है, क्योंकि वो सस्ता हो गया है इसीलिए मैं वो ज्यादा बाय कर रही हूँ। ठीक है, जिसके कारण हमारी प्राइस लाइन वाई एक्सिस के ऊपर राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा कि हमारी प्राइस लाइन राइटवर्ड क्यों शिफ्ट करती है। जब प्राइजेस दोनों के डिक्रीज हो तो प्राइस लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है ना, px falls and budget line rotates to the right starting from the y axis। जब x का प्राइस गिरेगा तो जो हमारी लाइन होगी वो y एक्सिस के थ्रू शुरू होगी और x एक्सिस में आगे चली जाएगी, एंड सेम गोज टू द y। ठीक है ना, अब है बजट लाइन रोटेट्स टू द लेफ्ट व्हेन py और px राइजेस। अभी तक हमने पढ़ा था प्राइजेस फॉल कर रहे हैं, अब प्राइजेस राइज कर रहे हैं। राइज मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइजेस अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गया तो मुझे बताओ क्या होगा। पहले मैं मार्केट में जाके गुड वाई का ए प्रोडक्ट और गुड एक्स का बी प्रोडक्ट इतना खरीद पा रही थी, यानी मेरा कॉम्बिनेशन वॉज ए बी। इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे थे मैं वो सारे परचेज कर रही थी, कर पा सकती थी, और उनमें से जो चाहूँ वो बाय कर सकती थी, यानी मेरी बजट लाइन उस टाइम पे थी ए बी। ठीक है ना, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मेरी कमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ,
आप वही बाजार पहले 20 रुपीज की कोई चीज लेने जाते थे, ठीक है। 20 रुपीज की जब आप चीज लेने जाते थे तो आपको 10 यूनिट्स मिला करते थे उस चीज के, ठीक है। लेकिन अब अब प्राइस बढ़ गया है, अब 20 की जगह उन्हीं चीज का प्राइस हो गया है 40 रुपीज। तो अब मुझे बताओ क्या आप अब भी 10 यूनिट्स परचेज करोगे? आंसर इज नो। अब हम अपने यूनिट्स को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि अब प्राइस राइज कर गया है, प्राइस बढ़ गया है। जब महंगाई बढ़ती है हम अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक है ना। महंगाई बढ़ने से हम हमेशा अपनी क्वांटिटी पे फर्क लाते हैं, क्वांटिटी कम कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जब प्राइस बढ़ा तो मेरी जो ये बजट लाइन थी ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई और ये ए बी से ए बी एल पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। हमारी बजट लाइन ए बी पे जो थी इट शिफ्टेड टू ए बी एल, ठीक है। वेयर इज गुड वाई, जब गुड वाई की बात करें तो सेम हुआ। पहले हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा था ए बी नॉर्मल कॉम्बिनेशन वाई प्रोडक्ट का, फिर जब वाई का प्राइस इंक्रीज हुआ तो वाई की क्वांटिटी हम कम लेना शुरू हो गए, ठीक है ना, जिसके कारण मेरी प्राइस लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गई और क्या हुआ, मेरा कॉम्बिनेशन ए बी की जगह बन गया ए एल बी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। जब प्राइसेस फॉल करेंगे क्वांटिटी इंक्रीज करेगी और बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। जब क्वांटिटी जब प्राइस आपका राइज करेगा क्वांटिटी फॉल होगी और हमारी प्राइस लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज प्राइस डिक्रीज, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड व्हाट इज रोटेशन ऑफ बजट लाइन, ठीक है। px rises and budget line rotates to the left starting from the y-axis and py rises, the budget line rotates from the left starting from the x-axis, ठीक है। ये समझ लगे, जिस कमोडिटी की प्राइस पे फर्क पड़ेगा उसी कमोडिटी की क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम चॉइस का मतलब होता है परफेक्ट चॉइस यानी एप्ट चॉइस, यानी ऐसी चॉइस जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। ऑप्टिमम चॉइस, ठीक है। ऑप्टिमम चॉइस का क्या मतलब होता है, ऑप्टिमम चॉइस मींस परफेक्ट चॉइस जहां पे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम इक्विलिब्रियम अटेन कर पाता है, ठीक है ना। Consumer equilibrium refers to optimum choice of the consumer. It is reached when he maximizes his satisfaction. Consumer equilibrium हमने पढ़ा है कब अटेन होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब कंज्यूमर अपनी मैक्सिमाइज कर पाता है सेटिस्फैक्शन को। जब एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है तभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, ठीक है। In terms of indifference curve analysis, the consumer reaches his optimum choice when two conditions are satisfied. अब इकोनॉमिक्स है, assumptions और conditions के बिना तो इकोनॉमिक्स होगी नहीं, है ना। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में या indifference curve analysis में एक कंज्यूमर अपनी ऑप्टिमम चॉइस अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में सिर्फ जब उसकी दो कंडीशंस पूरी हो जाए तभी पहुंच सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है दो कंडीशंस पूरी हो जाए। अब देखते हैं वो दो कंडीशंस हैं क्या। पहली कंडीशन है MRS XY दैट इज स्लोप ऑफ IC should be equal to PY upon PX which is slope of price line और budget line, यानी slope of IC should be equal to slope of price line, यानी हमारी MRS XY इक्वल किसके होनी चाहिए, PX upon PY। MRS XY क्या था, MRS XY was marginal rate of substitution of X and Y और PY upon PX का क्या मतलब था, price of X upon price of Y, ठीक है ना। वो कह रहा है जब हमारी MRS इक्वल हो हमारे प्राइसेस के साथ तब कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच सकता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा पॉइंट है IC is convex to origin at the point of equilibrium,
दैट मीन्स आईसी कन्वेक्स होनी चाहिए ओरिजिन की जहां पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वहां पे जो आपकी आईसी है, आईसी वहां पे कन्वेक्स होनी चाहिए, उस पॉइंट में कन्वेक्स होनी चाहिए। ठीक है ना। डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये दोनों कंडीशंस का क्या मतलब। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, एक तरफ मैंने लिया गुड वाई, एक तरफ गुड एक्स। ठीक है, मैंने अपनी प्राइस लाइन बनाई वही पुराने प्राइसेस के अकॉर्डिंग, वाई के 60 यूनिट्स एंड एक्स के 30 यूनिट्स, इन्हें मैंने ड्रॉ किया, मेरी प्राइस लाइन आ गई। ठीक है, अब क्या किया, और मैंने उसके साथ क्या ड्रॉ किया, आईसी, दैट इज इन डिफरेंस कर्व। जहां पे मेरा बजट लाइन या प्राइस लाइन आईसी के साथ मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया, तो इस पॉइंट पे इज माय पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जहां पे मेरा आईसी मेरे प्राइस लाइन के साथ मैच किया है, टच किया है, वो ही मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उस पर जब मैंने बनाया, अपने कॉम्बिनेशन चेक किया, तो मैं देख पा रही हूँ कि मैं y के तब 30 यूनिट्स परचेज कर पाऊंगी और x के मैं 15 यूनिट्स, यानी जब मैं y के 30 यूनिट्स लूं और x के 15 यूनिट्स, तब मैं अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होंगी। ठीक है ना, देखते हमने ऑब्जर्व क्या किया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि इसका ये क्या शो कर रहा है। पहला MRS, दैट इज स्लोप ऑफ आईसी, शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। दूसरा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आईसी कन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, द डायग्रामेटिक illustration of consumers equilibrium, it is drawn on the assumption that the consumer is spending his given income, that is rupees 60, across good X and good Y only, and price of good X and price of good Y are given. ठीक है, इसमें अज्यूम करके चला जा रहा है कि इनकम लेवल आपके 60 रुपीज ही है और आपको प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई दोनों दिए हुए हैं। ठीक है ना, E आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है। यहाँ पे बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे हो रही है, यहाँ पे हमारा MRS XY मीट भी कर रहे हैं E पॉइंट पे, दूसरा E पॉइंट पे हमारी IC कन्वेक्स भी है, यानी हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ पे सूट कर रही हैं। ठीक है, फिर भी इकोनॉमिक्स है, बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। MRS XY शुड बी इक्वल टू PY PX, पहला कंडीशन यही था, और दूसरा वाज IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 15 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 30 यूनिट्स ऑफ गुड Y। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर 15 यूनिट्स गुड X के बाय कर रहा था एंड 30 यूनिट्स गुड Y के बाय कर रहा था। ठीक है ना, ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन, इस पॉइंट पे वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, PQ इज द बजट लाइन, आपने देखा जो ब्लू वाली वाज आर बजट लाइन, दिस वन, दिस PQ इज आर बजट लाइन, दिस वन, दिस P पॉइंट एंड आर Q पॉइंट इज आर बजट लाइन, ये मेरी बजट लाइन है, इसके ऊपर मैंने सारी अपनी assumption शो की हैं। ठीक है, it sets a budget constraint for the consumer. The consumer cannot go beyond this line given his income rupees 60 and price of good X and good Y। कहता यहाँ पे हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या था, बजट कंस्ट्रेंट वाज कंज्यूमर इससे बियॉन्ड या इससे ज्यादा या इसके आगे स्पेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा इनकम लेवल दिया हुआ है, हमें दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस दिए हुए हैं, इसीलिए कंज्यूमर इससे ज्यादा बाय नहीं कर सकता है, इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, द बजट लाइन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। कहता बजट लाइन ये भी बताता है कि गुड एक्स और लेने के लिए गुड वाई आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है ना, गिवन द प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई, जब हमें एक्स और वाई के नॉर्मल प्राइसेस दिए हुए हैं। ठीक है ना, आईसी इज द इंडिफरेंस कर्व, ये तो हमने पढ़ा ही है कि आईसी हमारी क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है,
It shows consumers' preference for good X and good Y. It reflects how many units of consumer is willing to sacrifice of good Y for an additional unit of good X. कहता हमारी IC इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हमारी प्रेफरेंस बताती है गुड X की और गुड Y की, ठीक है। साथ ही में वो ये भी बताती है कि गुड X को एक यूनिट गुड X का और इंक्रीज करने के लिए गुड Y को आप कितना सेक्रीफाइस करोगे ताकि आपका गुड X का एक यूनिट और इंक्रीज हो सके, ठीक है। The equilibrium is stuck at a point E where MRS is equal to PY upon PX. कहता इक्विलिब्रियम हमें वहां मिला जहां पे हमारा ये कंडीशन which was MRS of XY is equal to PX upon PY. जहां पे ये कंडीशन फुलफिल हुई वहां पे उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था, ठीक है। The rate at which the consumer is willing to substitute XY coincides with the rate at which the market allows the consumer to substitute X और Y. कहता MRS XY PY PX का मतलब ये है कि किस रेट पे कंज्यूमर अपनी कमोडिटीज को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है और साथ में किस रेट पे मार्केट अलाउ कर रही है कंज्यूमर को वो सेक्रीफाइस करने के लिए। अगर वो दोनों रेट्स मैच करते हैं दैट मीन्स हमारी पहली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। एट पॉइंट E द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ Y फॉर 1 यूनिट ऑफ X। ये तो हमने देखा कि X का एक यूनिट बढ़ाने के लिए Y के वो 2 यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहा था, दे रहा था, गिव अप कर रहा था, ठीक है ना। This is exactly equal to the rate at which the market allow him to substitute X और Y. कहते कोइंसिडेंटली ये बिल्कुल इक्वल है उस रेट के साथ जो मार्केट अलाउ कर रहा है X और Y को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग 15 यूनिट्स ऑफ गुड X and 30 units of good Y. He is spending his given income on good X and good Y and maximizing his satisfaction. This is optimum allocation of his expenditure. कहता वो अपने इनकम को खर्च करके जब उसने अपना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकाला, यानी वही पॉइंट है जहां पे वो ऑप्टिमम यूज यानी परफेक्ट यूज कर रहा है अपनी इनकम का, जहां पे उसे सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। अब जो रेट वाली टर्म आई थी कि रेट एट मार्केट शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट, वो थोड़ा समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में उसका मतलब क्या था, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, समझते हैं। रैशनल्स बिहाइंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी क्या कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के पीछे। पहला था MRS XY शुड बी इक्वल टू PY अपॉन PX, ठीक है ना, यानी स्लोप ऑफ IC किसके इक्वल होनी चाहिए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, या हम कह सकते हैं IC और प्राइस लाइन टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट मीन्स एक दूसरे को टच करनी चाहिए, एक दूसरे पे मीट करनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट MRS XY बी 2:1, कहता लेट सपोज कि MRS XY 2:1 है, ठीक है। वो कह रहा है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट 2:1 है। ये तो हम अपने आप भी निकाल सकते हैं, हमने देखा भी है कि हमारे Y कमोडिटी का प्राइस क्या था, रुपीज बताओ 2, सॉरी हमारी Y कमोडिटी का प्राइस वॉज ₹1, है ना, एक मिनट। और हमारी X कमोडिटी का प्राइस क्या था, X कमोडिटी का प्राइस था ₹2, यानी MRS सब्स्टिट्यूट करने के लिए जब Y के 2 यूनिट सब्स्टिट्यूट करोगे तभी तो X का 1 यूनिट आएगा ना, यानी MRS तो यही बनेगा ना कि Y के 2 यूनिट्स गिव अप करने से X का 1 यूनिट बढ़ेगा, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y फॉर 1 यूनिट ऑफ गुड X, ठीक है ना। लेट PY बाय PX 2:1, कहता PX और PY भी 2:1 करते हैं, वो तो है ही 2:1, कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा प्राइस X का इज 2 और Y का प्राइस क्या है 1, रेशो वैसे ही 2:1 बनी, ठीक है ना। इंडिकेटिंग दैट प्राइस ऑफ गुड X इज 2 टाइम द प्राइस ऑफ गुड Y, क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि गुड X का प्राइस गुड Y के प्राइस से 2 गुना है, ठीक है ना, यानी उसका डबल है, ठीक है।
और दैट 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स कैन बी परचेज इन प्लेस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, यानी जितने में गुड वाई के 2 यूनिट्स आने थे उतने में गुड एक्स का 1 यूनिट ही आ रहा है। ठीक है, थस व्हेन यहाँ पे देख सकते हो ये रेशियो और हमारी ये रेशियो मैच कर रही है, thus MRS XY is equal to 2.1, 2:1, and PX upon PY is equal to 2:1. The consumer must be in state of equilibrium because the rate at which the consumer is willing to substitute X and Y is equal to the rate at which the market allow X and Y to substitute. कहते हैं ये दोनों कंडीशन इक्वल है, क्यों? क्योंकि पहला है रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट, उसका मतलब है कंज्यूमर किस रेट पे गिव अप करने को तैयार है, आप कितने यूनिट्स गिव अप करके दूसरा इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज योर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा है इक्वल टू द रेट एट विच द मार्केट अलाउज। मार्केट अलाउ का मतलब होता है प्राइसेस की रेशियो निकालना कि प्राइसेस किस अकॉर्डिंग, मार्केट किस अकॉर्डिंग आपको अलाउ कर रही है। अगर आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्केट का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैच करता है, दैट मीन्स यू आर इन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हमारी पहली कंडीशन वहां पे ट्रू होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन वॉज IC इज कन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। IC पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कन्वेक्स होनी चाहिए। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम IC मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. This is because marginal utility derived from every commodity must decline as we consume more of it. ये इसीलिए क्योंकि हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता था कि जैसे हम किसी कमोडिटी का सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे वैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो भी यही कह रहा है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हर कमोडिटी के साथ डिक्लाइन होनी चाहिए, जिसके कारण हमारी IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, सॉरी, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? इफ दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड, द कंज्यूमर कैन नेवर रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहते अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होगा ही नहीं, ठीक है, अगर ये लॉ सच नहीं होगा तो कंज्यूमर कभी भी अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कमोडिटी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो उसके बाद भी अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज नहीं कर रही है, दैट मीन्स आप अपने पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ट्रू होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप क्लियर है आज मैंने जो करवाया। This is all about your chapter 4. Chapter 4 has been ended. अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई टॉपिक्स में अब भी प्रॉब्लम आती है, do ask me in the comment section. I'll try to solve them as soon as I can. ठीक है, पिछले चैप्टर से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी है, do write in the comment section. Okay? And this is all about chapter number 4. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, which is theory of demand. ठीक है, चैप्टर 4 आज यही एंड होता है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।